नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे चैनल वन वे स्टडी पे। तो आज से हम एक क्लास की नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली आपको पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होंगे उनके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। उनके बारे में विधिवत उसकी एक एक आयामों को आपको समझाया जाएगा, हर स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। तो पिछली कक्षा में आपने प्रियांशु सर के द्वारा डिटेल में संविधानवाद के बारे में पढ़ा होगा, और ये भी पढ़ा होगा कैसे और किन संघर्षों के बाद, किन अनगिनत प्रयासों के पश्चात हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हुआ और हमें संविधान हमारा मिला, हमारे देश का संविधान का निर्माण हुआ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रीएम्बल है। तो हम जानेंगे कि प्रस्तावना क्या होता है, और प्रस्तावना जो है, शब्द जो प्रस्तावना है उसमें वो कहाँ से आया। तो चलिए देखते हैं। तो ये है आपका प्रस्तावना। तो देखिए इसका इतिहास ये है कि 13 दिसंबर सन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, प्रेषित किया गया था। एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। उसके बाद वो उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में पारित हुआ, और पारित होने के बाद फिर वही बना भारत की संविधान की प्रस्तावना। तो वहाँ जो प्रस्ताव शब्द देख रहे होंगे उसी से कनेक्टेड है प्रस्तावना शब्द, और उसी से उसका जन्म हुआ, तो उसे प्रस्तावना भी कहा जाने लगा। तो देखिए उद्देश्य शब्द जो है उसके कारण कहीं कहीं आपको इसका वर्णन उद्देशिका के रूप में भी मिलेगा। तो ये चीज क्लियर हो गया कि प्रस्तावना और उद्देशिका दोनों एक ही शब्द है। इसका अर्थ यही है हमारे देश की जो संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें और जानते हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि प्रस्तावना से हम क्या समझेंगे। तो देखिए प्रस्तावना जो है उसमें संविधान के उद्देश्यों का वर्णन मिलता है, संविधान के आदर्शों का वर्णन मिलता है, उसमें संविधान किस तिथि में स्वीकार किया गया, जिसे हम कहते हैं अपने संविधान की भाषा में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, तो उसके बारे में उसमें वर्णन किया गया है। तो उद्देश्य से क्या सेंस है? उद्देश्य मतलब कोई भी संविधान जो है उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो उसमें शामिल होनी चाहिए। जैसे कि आप उद्देश्य में मान लीजिए कि हमारी जनता सुखी रहे, उसके लिए कोई ऐसा विधि बनाया जाए जिससे सब में सामंजस्य बना हुआ रहे और सबको अधिकार उनके प्राप्त हों, ये उसके उद्देश्य में आ जाएंगे। आदर्श में मतलब एक होता है, हर पर्सनालिटी का एक आदर्श होता है कि हमारा ये आदर्श है कि ये चीज़ें हमारे पर्सनालिटी में होनी चाहिए। उसी तरह से संविधान में भी है कि उसके आदर्श हैं कि क्या क्या हमारे संविधान में होना चाहिए। अब उसके बाद आगे और क्या है, तिथि कि कब संविधान लागू हुआ, ये आपके उद्देश्य प्रस्ताव में या प्रस्तावना में वर्णित है। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तावना को हम किस किस भाग में पढ़ेंगे। प्रस्तावना को पढ़ने के लिए देखिए मूलतः इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला भाग इसका आता है शासन शक्ति के स्रोत। मतलब प्रस्तावना जो है भारत का जो संविधान है उसको शासन शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है, इसको जानेंगे कि भाई क्या ऐसी चीज है या क्या ऐसी पावर है जिसके द्वारा उसको शासन करने की शक्ति मिली हुई है। अब उसके बाद जानेंगे शासन शक्ति के
आदर्श, क्या क्या आदर्श हैं, कि क्या क्या शासन शक्ति के आदर्श रहना चाहिए, किन किन चीजों को हम अपने में शामिल करके, अपने संविधान में शामिल करके समाज में एक सामंजस्य बिठा करके शांति व्यवस्था स्थापित कर सके। और उसके बाद आएगा शासन शक्ति के उद्देश्य, कि क्या है शासन शक्ति के उद्देश्य। तो इन चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं शासन शक्ति के स्रोत पे। तो शासन शक्ति का स्रोत क्या है? शासन शक्ति का स्रोत है जनता। तो अब इसको समझते हैं। देखिए, शासन शक्ति का स्रोत जनता से आशय है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है या भारतीय जो संविधान है उसको भारत पे शासन करने के लिए, अर्थात भारत पे एक सामाजिक सामंजस्य बैठाए रखने के लिए जनता जो है पावर देती है, या उसकी शक्ति की स्रोत है जनता। इससे क्या है कि इससे बहुत सारे इसके आलोचना भी हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शासन शक्ति के स्रोत जनता हो गई। अब उसके बाद तो उससे रिलेटेड हम टर्म जानते हैं कि क्या है। शासन शक्ति के स्रोत से आपको सीधा लोक प्रभुता कनेक्टेड है। तो अब आप सोचेंगे कि लोक प्रभुता क्या है, नए नए टर्म इसमें आ रहे हैं। तो लोक प्रभुता से आसे लोक मतलब जनता और प्रभुता मतलब शासन, अर्थात जनता का शासन। अब ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपको कहीं सुनी सुनी से लग रही होगी। अगर आपने पढ़ा होगा तो अब्राहम लिंकन जी जो है उनके द्वारा एक लाइन की गई है, कही गई है, जनता के द्वारा जनता पर शासन। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है ये उसी से लिंक्ड है, उसी से यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आई, जनता, स्रोत और लोक प्रभुता। तो ये हो गया लोक प्रभुता का डिस्कशन। अब लोक प्रभुता जो है एन केन प्रकारेण, इसकी बहुत सारी आलोचनाएं हैं। हमारा संविधान तो बन के तैयार हो गया और उसके स्रोत भी जनता हो गई, अर्थात किसी न किसी प्रकार से लोक प्रभुता इसमें अटैच्ड है। अब इस पे कई सारे पर्सनालिटीज जो हैं उस समय जो थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने टिप्पणी की। तो इस टिप्पणी में जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है हम उसी को देख करके चलेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जिनकी टिप्पणी है केसी वियर। केसी वियर एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हुए उस समय के, अंतर्राष्ट्रीय जो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं उनमें केसी वियर जो है बहुत फेमस पर्सनालिटी है। तो उनका तर्क ये है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो लोक प्रभुता है वो केवल एक भ्रम मात्र है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उन्होंने जो ये लाइन कही कि लोक प्रभुता एक भ्रम मात्र है, तो ऐसे ही नहीं कह दी कि लोक प्रभुता भ्रम है। उन्होंने उसके पीछे अपने जितने भी हो सकते हैं उस हिसाब से लॉजिक दिए, तर्क दिए। उन तर्कों को हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उन तर्कों का खंडन कैसे हमारे भारतीय संविधानविदों ने किया, कैसे हमारे भारतीय नेताओं ने किया, और कैसे उनका खंडन करके अपने भारतीय संविधान की जो वास्तविकता है उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सामने रखा। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारा क्या परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। आप कभी वाद विवाद में बैठे या कहीं बैठे हैं, वहाँ इससे संबंधित कुछ चर्चाएं हो रही हैं, तो आपको अपना पक्ष रखना है, तो आप किस हिसाब से एक मध्यस्थ स्थिति इसमें अपना सकते हैं और भारतीय संविधान को सही साबित कर सकते हैं, क्योंकि वो सही है। चलिए देखते हैं क्या है उनके जो उन्होंने टिप्पणी किया कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में एक भ्रम मात्र है लोक प्रभुता। तो उसको देखते हैं कि क्या क्या तर्क उन्होंने रखा।
केसी वियर, ये तो इनका तर्क क्या था? इनका पहला तर्क था, देखिए आप समझिएगा कि जो भारतीय संविधान है इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ? आपको कल सर ने पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ? संविधान का निर्माण हुआ संविधान सभा के द्वारा, ठीक है? किसके द्वारा हुआ? संविधान सभा के द्वारा। अब ये जो संविधान सभा है, ये संविधान सभा कैसे चुनी गई? तो यह चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। अभी जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनी गई है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन में किन लोगों ने मतदान किया? आप केसी वियर का तर्क है, समझिएगा। किन लोगों ने मतदान किया? तो भारत के जो उस समय उच्च वर्ग थे या संपन्न वर्ग थे, शिक्षित वर्ग थे, उन्होंने मतदान किया। अगर आप उस समय की आबादी के अनुसार देखेंगे तो उस समय की मात्र ये लोग 15% आबादी थी जो मतदान किए थे। भारत के सोचे 100% आबादी में से मात्र 15% लोग उसमें मतदान किए, जो सुविधा संपन्न हो, जो शिक्षित हो उस समय में, और प्लस में एक लिमिटेड जो टैक्स का एक कुछ पे आउट कैलकुलेशन था उनका, तो लिमिटेड जो टैक्स देते हो, इन लोगों ने मतदान किया। तो इन लोगों ने जब मतदान किया और इनसे चुन करके संविधान सभा बनी और फिर संविधान बना, तो कैसे जो है लोक प्रभुता इसमें आई, यही इनका तर्क है। कैसे भारतीय संविधान लोग, तो देखिए हमने क्या देखा, केसी वियर का मत देखा कि कैसे कैसे उनकी क्या लॉजिक थी उसके पीछे, कि कैसे उन्होंने कहा कि भारत की जो संविधान है उसमें लोक प्रभुता एक भ्रम है। तो उन्होंने क्या कहा, एक बार फिर से देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो संविधान है भारत का, उसकी उद्देशिका है जिस संविधान सभा द्वारा बनी है, और वो जिस अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा आए हैं संविधान सभा के मेंबर, तो संविधान सभा के मेंबर जो अप्रत्यक्ष रूप से आए, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ के लिए है। जैसे प्रांतीय विधानमंडल आपका जो है, प्रांतीय विधान मंडल, तो ये उनके सेंस में है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, क्योंकि क्या है, केवल प्रांतीय विधानमंडल से तो आए नहीं होंगे, आने के लिए आपके कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, कुछ अन्य भी क्षेत्र थे, राज्य क्षेत्र भारत की पूरी सीमाओं में से, तो वहां से भी कुछ आए हुए थे। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब उसके बाद उसके उच्च संपन्न शिक्षित थे जो टैक्स पेयर थे, इसमें शामिल है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा क्या मत होगा, कैसे भारतीय संविधान को भारत के लीडरों ने उनके पक्ष में और केसी वियर के मत का खंडन किया। आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हटाते हैं केसी वियर को, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तो इसमें दोस्तों ये है हमारा परिप्रेक्ष्य कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि जब आम चुनाव हुए उस समय संविधान सभा तैयार हो रही थी, उससे पहले तो उसमें हमारे पास सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, हम मानते हैं। लेकिन वे जिन्होंने संविधान बनाया वे भारत के जनता के चहीते थे, ये चीज़ हम मानते हैं, ठीक है। चहीते थे क्योंकि उन्होंने भारत के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के, भारतीय समाज के पक्ष में काम किया, उसके विकास के लिए काम किया, उसकी स्वतंत्रता के लिए काम किया।
और जाने कितने वर्षों से उन्होंने अपना संघर्ष लगातार किया कि हाँ भारत स्वतंत्र हो। भारत के लिए उन्होंने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी, भारत के लिए वे जेल भी काटे, और मतलब तमाम तरह के संघर्ष उन्होंने भारत की जनता के लिए किया। तो इसमें कोई तो ये तो लॉजिक बनता है ना कि ठीक है, जब जनता उन्हें पसंद करती है तभी तो वो वहाँ हैं, अगर जनता नहीं चाहती तो कैसे वो उनके लिए हो जाते हैं। तो अब हम मानते हैं कि उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, लेकिन आप ये बात देखिए कि जब 1951 ईस्वी में भारत में आम चुनाव हुए, तब का अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो तब भी हमारे संविधान सभा में जो मेंबर थे, जो सिलेक्टेड थे, कुछ अपवादों को उसमें छोड़ दें, जैसे किसी की मृत्यु हो गई अगर उनमें से, या किसी अन्य कारणों से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, इन सभी कारणों से उसके अलावा छोड़ दें तो जितने भी थे लगभग 98% हम पकड़ के चलते हैं, 98% संविधान सभा के जो मेंबर हैं वो तो चुनाव लड़े और जनता उन्हें भारी मतों से जिताई। तो जनता पसंद करती थी तब ना वो उन्हें जिताई। अगर जनता नहीं चाहती तो फिर उनके हाथ में शासन की बागडोर नहीं आती। तो ये है हमारा इस मत का लॉजिक, ठीक है। तो इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में लोकप्रभुता एक भ्रम ही नहीं है, बल्कि लोकप्रभुता उसमें निहित है। हाँ, हालांकि डायरेक्ट जो है लोकप्रभुता उसमें उल्लेख नहीं है लोकप्रभुता शब्द का, लेकिन जो उसमें है कि हाँ हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो उससे स्पष्ट आशय है कि हाँ हम से अर्थात जनता, और जनता अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करती है। तो ये हो गया एक परिप्रेक्ष्य। हाँ, इसका एक और नजरिया है, वो क्या, एक और लॉजिक है इसके खंडन में, वो है कि यहाँ जनता शब्द है, हम भारत के लोग, जनता शब्द सावधान सा है उसमें, क्यों आपको पता चलेगा, हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, इससे पता चलेगा। तो जहां जनता शासन शक्ति का स्रोत होगी वहां लोक प्रभुता स्वयं आ जाएगा। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। तो बिना जनता के लोक प्रभुता संभव नहीं है और बिना लोक प्रभुता के जनता संभव नहीं है। तो ये हो गया हमारा केसीवेयर के मत का दूसरा खंडन, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक आपका कंप्लीट हुआ केसीवेयर। और इसके अलावा अन्य कोई ऐसी खास आलोचनाएं, देखिए आलोचनाएं तो बहुत हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना की आपको आलोचना केसीवेयर की दिखी, आगे चल करके विभिन्न प्रावधानों पर जैसे डीपीएसपी के आपको कई सारे आलोचनाएं मिल जाएंगे कि भारत के जो संविधान में डीपीएसपी है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो एक ऐसा है कि अपना कोई प्रभाव डाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राज्य बाध्य है नहीं उसके लिए। तो इस कारण से बहुत सारे उसकी आलोचनाएं की जा सकती है। लेकिन जब हमारे संविधान सभा के मेंबरों ने संविधान बनाया और उसको उस चीज में शामिल किया है, और उसमें अगर कुछ छोड़ा है तो उन्होंने कुछ सोचकर ही छोड़ा होगा। क्यों सोच के? क्योंकि देखिए अगर आप डीपीएसपी को एकदम लागू कर देंगे तो कुछ सारे ऐसे हैं हमारे अधिकार हो गए, वो थोड़ा वॉयलेट होंगे उसके वजह से। तो इस कारण से उन्होंने एक सामंजस्य की स्थिति अपनाई है, मध्यवर्ती स्थिति अपनाई। क्योंकि देखिए हमारा संविधान जब पारित हुआ तो आपको सर ने बताया होगा कि हमारे संविधान बनने में लगभग 2000 से ज़्यादा या 2000 के आसपास संशोधन हुए हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, इतने लंबे कार्यकाल में उसको अलग अलग जगह से डाटा कलेक्ट करना, बनाना, उसके बाद इतने संशोधन, इतने बहस, उसके बाद भी एक सामंजस्य की स्थिति बना करके, सोचिए आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि उस संविधान सभा में एक भी मेंबर ऐसा नहीं था जो किसी प्रावधान से या किसी विधि से
या जो अलग अलग बनाए गए यहाँ पे डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, इसके किसी एक भी शब्द से असंतुष्ट रहा हो, देखिए वहां पे क्या किया गया कि हर प्रस्ताव में, हर विधि में, हर अनुच्छेद में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें संविधान सभा का एक एक मेंबर जो है वो उसको मानना चाहिए कि हाँ हमारे नज़र में ये गलत नहीं है, हमारा इसको लेके कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो सोचिए कितना उस समय भी बहस हुआ होगा, क्योंकि इतने सामंजस्य की स्थिति जो है बनाना ये आम बात नहीं है। आप आज के समय में देख लीजिए, संसद में कोई भी ऐसा एक प्रस्ताव नहीं है जो पारित हो गया हो और सबके मन से हुआ हो, जिसमें सब कोई उनको मंशा हो कि हाँ ये चीज आनी चाहिए। आज भी हमारे नेताओं में इतना सामंजस्य नहीं है, इस तरह का सामंजस्य नहीं बन पाया है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए हमने देख लिया शासन शक्ति के स्रोत। तो अब आगे बढ़ते हुए हम आते हैं शासन शक्ति के आदर्श में। अब हम पढ़ेंगे शासन शक्ति के आदर्श क्या क्या है। आदर्श में सबसे पहले आता है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आइए देखते हैं क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है और इस शब्द का बहुत गहराई में मतलब है। इस शब्द के एक एक जो आपको शब्द दिख रहा है यहाँ 3 शब्द, इस 3 शब्द के अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है कि एक राज्य को या एक देश को उसके अंदर की तो फैसले वो ले ही सकता है, उसकी स्वतंत्रता तो उसे है ही, लेकिन उसके बाहर की भी जो है फैसले, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, अंतर्राष्ट्रीय नीति हो गई क्या रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या उसकी नीति रहेगी, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई समस्या उससे संबंधित उत्पन्न होती है या कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है तो उस पर उस देश का क्या कदम रहेगा, उसके क्या स्थिति रहेगी, वो उस पर मौन रहेगा कि उस पर अपने तरफ से कुछ किसी एक देश के प्रति सहायता प्रदान करेगा। इन सभी फैसलों के लिए वो देश खुद में स्वतंत्र है। यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है उससे क्या आशय है। तो आइए समझते हैं। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये जो है ये है किसी देश की जो राजनीतिक मुद्दे हो गए, आर्थिक हो गए, सामाजिक हो गए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी व्यापारिक नीति, उसकी अगर कोई विवाद होती है तो उसमें क्या नीति रहेगी, क्या उसके विभिन्न बातों पर पक्ष रहेंगे, किस देश के प्रति उसका कैसा रहेगा, ये सब निर्णय लेने के लिए वो देश स्वतंत्र है। तो ये होता है आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का आशय। इससे रिलेटेड एक और चीज है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से रिलेटेड, तो उसको जान लेते हैं। देखिए वो चीज क्या है कि हमारा जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ये आधुनिकता के इस दौर में, वर्तमान के इस दौर में कैसे अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक से ऐसा है कि इसका सही से इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। तो क्यों नहीं कर पा रही है, ये भी इसके एक बहुत बड़ा आलोचना है और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्यों अप्रासंगिक, तो आइए इसको जान लेते हैं क्यों अप्रासंगिक। तो इसके पीछे के तर्क क्या है तो समझते हैं। इसके पीछे
मेनली एक हो गई आपकी अंतरराष्ट्रीय स्तर की गंभीर मुद्दे, जैसे पहला नंबर पर्यावरण, जैसे आतंकवाद, जैसे परमाणु हथियार, और क्या हो जाएगा, पर्यावरण हो गया, आतंकवाद हो गया, परमाणु हथियार हो गया। और मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किन्हीं दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो मतलब एक तरह से कहें अंतरराष्ट्रीय समाज का जो स्थिति है उस पे भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की शक्ति का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, ऐसी आलोचना है। तो आइए इनको समझते हैं। क्या देखिए, पर्यावरण से रिलेटेड हमारे संविधान पर लोग क्यों कमेंट करते हैं कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, उसका कारण क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से रिलेटेड जो गाइडलाइंस बनाए हैं, तो कुछ ऐसे संघ हैं जिनकी भारत ने भी सदस्यता ली हुई है, पर्यावरण के जो फायदे के लिए काम करते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो भारत ने भी उसकी सदस्यता ली है। तो लोग कमेंट करते हैं कि उन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में आकर के भारत अपने पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं उसमें सही निर्णय नहीं ले पाता है, या बहुत सारे उसके परिप्रेक्ष्यों को छोड़ देता है। तो ये हो गई पर्यावरण। अब आतंकवाद की बात करते हैं, तो जैसे इसका भी सेम लॉजिक है कि कई सारी ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिन्होंने गाइडलाइंस बनाए हुए कि आतंकवाद से रिलेटेड चीज़ों पे ये रहेगी, सॉवरेनिटी रहेगी। और कुछ ये भी घटनाएं होती हैं कि बहुत सारे जो आतंकवादी या फिर नक्सलाइट भी इसमें शामिल हो जाएंगे। नक्सलाइट वाले जो क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के साइड हो गए, झारखंड के साइड हो गए, तो वहाँ पे कहते हैं कि उन्हीं का कहना चलता है, तो इस कारण भी इस पे कमेंट होता है। और उसके बाद परमाणु हथियार, तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमाणु हथियार जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि आज के समय में लगभग सभी शक्तिशाली देश परमाणु हथियार से लैस हो गए हैं। और परमाणु हथियार, अगर किसी भी देश, दो देशों के बीच में युद्ध होता है और परमाणु हथियार किधर से भी चले, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत लंबा नुकसान होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए जान माल की हानि उसमें बहुत ज़्यादा होगी, और वर्तमान ही नहीं वो भविष्य भी नष्ट करने की क्षमता रखता है परमाणु हथियार। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस बात पे भी सवाल उठाया जाता है। और दो देशों के युद्ध के बीच मान लीजिए कि अभी आपका रसिया और यूक्रेन का ही युद्ध हो रहा था, तो उस समय भी ये टॉपिक उभ रहा था कि क्यों भारत इस पे नहीं बोल रहा है, क्यों भारत इस पे नहीं बोल रहा है। तो इस चीज़ों को लेकर भी चर्चा होता है कि इन सब चीज़ों को लेकर के भारत जो है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है करेगी। और एक और इसमें है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे WTO, राष्ट्रमंडल, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रमंडल जो है ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से, जब संविधान बन के रेडी हो गया था और भारत ने जब राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की थी, तो उस समय नेहरू पर भी ये क्लेम उठाया जाता था कि क्यों उन्होंने राष्ट्रमंडल की क्या नाम है सदस्यता ली, एक हाथ से स्वतंत्र भारत लिया और इसके बाद वापस जाकर के ब्रिटेन की गद्दी में बैठ गए। ये भी एक बहुत बड़ी आलोचना है। राष्ट्रमंडल हो गया, IMF हो गया, और क्या क्या प्रभावित करता है, IMF के बाद वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब मुद्दों पर भी आलोचना की जाती है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं कि इसमें हमारा क्या परिप्रेक्ष्य होगा अपने तरफ से। तो देखिए सीधी सी बात है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो गंभीर मुद्दे हैं जैसे पर्यावरण, तो इनका एक ही इस पे कॉन्सेप्ट देना है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, है और रहेगा, क्योंकि अपना निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र है, ये किसी भी परिप्रेक्ष्य में जाए। और बात रही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव की, तो जो कोई भी संगठन है या समूह है उसकी सदस्यता भारत ने अपनी इच्छा से ली है, और जब चाहे तब वो छोड़ सकता है।
तो उस पर कोई बात नहीं है। और एक चीज और कि वो उसे जो गाइडलाइंस है वो भारत के लिए सही साबित होती है, अच्छी होती है, और देश के विकास में उसे सहायता मिलती है, तभी तो भारत उसे ग्रहण करता है और तभी उस पर आगे बढ़ता है। अगर मान लीजिए आप ही हम हैं, कोई चीज या कोई गाइडलाइन, कोरोना समय का उदाहरण ले लीजिए आप, कोरोना के समय में जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिए थे हमें, तो वो हमारे भले के लिए थे। उसने हमको बचाया रोग से, उसने हमको पीड़ित होने से, संक्रामक बीमारी फैलने से, बहुत सारे कष्टों से बचाया। तो इसलिए हम उसे फॉलो करते हैं, ना कि गवर्नमेंट दबाव डाल दी कि हाँ ये करो, इसका आगे पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है और हम उसे मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो भारत के लिए फायदा इसमें फायदा था और विकास का एक सपना जो है इससे सही होता दिखा, हमें सफल होते दिखा, इसलिए हमने इसे मांगा। और अब बात करते हैं आपकी आतंकवाद और नक्सल क्षेत्रों वाली बात। तो गवर्नमेंट जो है वो इस पे काम कर रही है, और ऐसा नहीं है कि एक सर्वे सर्वा वही हो चुके हैं। वहाँ जहाँ भी है गवर्नमेंट अपना पकड़ बना कर रखी हुई है, और कई सारे इसके लिए फोर्सेस के गठन हुए हैं, कई सारे आर्म्ड फोर्सेस हैं भारत के पास, जो नक्सलिज्म और या आपका आतंकवाद इन सबको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कार्य कर रही है। और बहुत सारे क्षेत्रों में तो लगभग साफ कर दिया जा चुका है नक्सल वाला काम, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में आप देखिए, झारखंड के कुछ क्षेत्रों में देखिए, जहाँ पहले जाना भी दूभर होता था, जहाँ पहले कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जाकर एक जो बोलते हैं ना रात में ऑफिसर साहब के चक्कर लगाते हैं या फिर देखते हैं कि शासन व्यवस्था सब सही चल रही थी, तो वो तक वहां असंभव था, लेकिन अब संभव है, अब वो क्षेत्र में शांति बनी हुई है। तो ये बात हो गई, ठीक है। अब आते हैं परमाणु हथियार से संबंधित। तो देखिए कोई भी देश ऐसा तो नहीं है कि परमाणु हथियार बस कल लड़ाई हो गई, एक आदमी घुसा बॉर्डर के अंदर, परमाणु हथियार मार दिए और वो युद्ध चालू हो गया, ऐसा तो कोई भी देश नहीं करता है, ठीक है। और हाँ, जब बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाहे राष्ट्र की एकदम सुरक्षा की बात आ जाएगी, तभी अंतिम स्तर पर इसे निकालना संभव होता है किसी भी राष्ट्र के लिए गाइडलाइंस है। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो भारत लेगा, लेकिन आज के समय में आप देख रहे होंगे, आधुनिक समय में भारत का जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिति है, हमें नहीं लगता है कि भविष्य में इसकी इतनी आसानी से जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। और बाकी ये है, तो भारत जो है, इसका आपने सबसे अच्छा उदाहरण देखा होगा जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुम कुछ भी हल्ला करो, कुछ भी बोलो, भारत वो कहेगा जो उसके नजरिए से सही है, और यही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के सबसे मजबूत पहलू है, ठीक है। अब दूसरा आते हैं आपका WTO, राष्ट्रमंडल और IMF वगैरह वाला जो संस्थान है। देखिए राष्ट्रमंडल की जो आपकी आलोचना की जाती है कि नेहरू ने एक हाथ से भारत को स्वतंत्रता दी और दूसरे हाथ से वापस ब्रिटेन की गोद में बैठ गया। तो देखिए भले से राष्ट्रमंडल में ब्रिटेन का भागीदारी हो, लेकिन राष्ट्रमंडल जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही काम करती है, संस्थाओं में या देशों में शांति बनाने के लिए, एक सामंजस्य बिठाने के लिए। और उस समय भी जो भारत ने इसकी मेंबरशिप ली, वो अपनी स्वेच्छा से लिया, और स्वेच्छा से जब चाहे तब छोड़ सकता है, जब तक इसके अनुकूल है, उसकी नियम विधि कानून आपको अपने देश के अनुकूल लग रहा है कि इससे हमारे देश में विकास होगा और विकास में हमें मदद मिलेगी, तब तक हम इनके मेंबर हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। WTO भी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी अपने गाइडलाइंस करती है जारी, तो गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है, उसके हिसाब से चलती है अपना, तो जो जो सही लगे उस हिसाब से चले। IMF का भी सेम है। देखिए आप इसका देखेंगे, IMF का एक बार भारत ने यूज किया है, कब, जहां तक 90s के दौर में, 90s के, जब भारत में बहुत ही बड़ी आर्थिक मंदी आ गई थी, आर्थिक स्थिति भारत की बहुत ज्यादा डगमगा गई थी, तब इसने एक बार भारत के साथ कोऑर्डिनेट करके उसके डेवलपमेंट पे काम किया था। और हालांकि उस समय के अनुसार बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल रही थी। क्यों?
क्योंकि उसने धीरे धीरे जो 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग और जैसा भी अपना फील्ड बनाया था, तो उस समय में अच्छा खासा डेवलपमेंट हमें फास्ट से, देखिए डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट है कि हम जो कल थे उससे आज बेहतर स्तर पर वर्तमान में खड़े हो, तो उससे बेहतर स्तर पर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काम आई थी। तो वही है कि इन सब संस्थाओं का जब हमें बेनिफिट दिख रहा है, जब हमें लग रहा है कि हाँ इससे हमें डेवलपमेंट हो रहा है, हमें विकास हो रहा है, तो हम क्यों नहीं इनका उपयोग करें। ठीक है, तो यही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से रिलेटेड इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट थी। परिभाषा आप लोगों ने देख ही ली कि आंतरिक, बाह्य और सभी अन्य मामलाओं में निर्णय लेने के लिए जो देश स्वतंत्र होता है, तो वही गुण है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो आइए देखते हैं कि इसका अगला परिप्रेक्ष्य क्या है। देखिए दोस्तों, अगला आता है पॉइंट नंबर 2, समाजवादी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो समाजवादी से आपको क्या समझ मिलता है, ये जो है एक समाज को लेकर के डिनोट कर रहा है कि हमें समाज के प्रति कैसी हमारी विचारधारा होनी चाहिए। ठीक है, तो समाजवादी जो है ये मूलतः इसके 2 प्रकार होते हैं, एक मार्क्सवादी होते हैं और एक लोकतंत्रवादी होते हैं। ठीक है, तो आइए उन दोनों प्रकारों के परिप्रेक्ष्यों को विस्तार से समझते हैं। तो ये आपका हो गया मार्क्सवादी, और ये लोकतंत्रवादी। अभी हम इसमें ये भी देखेंगे कि भारत किस प्रकार के समाजवाद को स्वीकार करता है, या भारत के समाजवाद जो है वो किस प्रकार का। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो मार्क्सवादी समाजवाद है, इसके अलग ही विचारधारा है। इसकी विचारधारा क्या है कि हम संघर्ष के द्वारा, संघर्ष अर्थात वो वाला संघर्ष नहीं कि नारा करेंगे हम भीड़ लगाकर और गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन करेंगे, ये वो वाला संघर्ष नहीं है। ये युद्ध संबंधित परिप्रेक्ष्यों पर जोर देता है साथियों। इस संघर्ष से और अहिंसावादी तरीके से नहीं, ये हिंसावाद मेनली इसका बेसिक क्या है कि हिंसावादी तरीकों से अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा करना चाहता है। अब इनके मेनली क्या उद्देश्य होते हैं, तो मेनली उद्देश्य जो है वो है कि संपत्ति का सामाजिक वितरण हो। अधिकार तो खैर होंगे ही, अधिकार भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। उसके बाद ये पूंजीवाद को नहीं मानते हैं। तो ये सब है आपके समाजवाद के, मार्क्सवादी समाजवाद के उद्देश्य। तो इसमें मेनली वो कार्ल मार्क्स का आपने नाम सुना होगा, तो कार्ल मार्क्स के विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं ये लोग। अब अगला आता है लोकतंत्रवादी। तो इनके भाई क्या विचारधारा है, तो इनकी विचारधारा है कि हम अपने अधिकार को किस तरीके से लेंगे, तो हम अपने अधिकार को लेंगे आंदोलन और जनता में जागरूकता फैलाकर, कुल मिलाकर के अहिंसावादी तरीके से। तो ये है आपके लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य। तो ये 2 तरीके हो गए समाजवाद के। अब भारत इसमें कौन सा तरीका रखता है, तो भारत की बात करते हैं।
देखिए भारत जो है, इस पे कई सारे केस भी हो चुके हैं इससे रिलेटेड कि भारत समाजवाद की इस विचारधारा को फॉलो नहीं कर रहा है, इस विचारधारा को फॉलो नहीं कर रहा, कि भारत समाजवाद है क्या, इस प्रकार के कई सारे प्रश्न हो चुके हैं। तो आइए इनको हम समझाते हैं। तो देखिए जो भारत की समाजवादी विचारधारा है वो ना तो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर के है, और ना ही केवल लोकतंत्र वादी विचारधारा को लेकर के, ठीक है। ये है इन दोनों का मिक्सचर, मतलब दोनों से थोड़ी थोड़ी समानता जो है वो बना करके चलता है। इनसे कुछ कुछ ऐसी चीजें जो इसके लिए सही हो, अपना डेवलपमेंट के एक नजरिए से सही लगता हो, उन चीजों को उठाया है। अर्थात जो भारत का समाजवाद है वह है मिश्रित समाजवाद। अब भारत इसमें किन किन पॉइंट्स पर फोकस करता है, तो भारत का जो मेन है वो ये है कि भारत गरीबों या पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेगा। ये है भारत का उद्देश्य। अब समझ रहे हैं इससे क्या आशा है? इससे आशा है कि जो भारत में गरीब हैं या भारत में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो समाज की मुख्य धारा से वंचित होकर के बहुत ही पिछड़ेपन के शिकार हो चुके हैं। आप कई सारे ऐसे क्षेत्र देखेंगे जहां आज तक इतना विकास नहीं हो पाया है कि लोगों को आम जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो उनके दैनिक दिनचर्या के लिए जरूरी हैं, वो चीजें तक उनको मुहैया हो सके। तो भारत का उद्देश्य है कि इन जो समस्याओं को सामना भारत की जनता को करना पड़ रहा है, तो उस क्षेत्र से उभार कर लाकर उनको मुख्य धारा में स्थापित करें। इसलिए आपको आरक्षण जैसी चीजें जो है देखने को मिलेंगी भारत के संविधान में, आगे जब आप पढ़ेंगे तो वो यहीं से ये सब प्रेरित, ठीक है। अब अगला, भारत जो है वो पूंजीवाद का समर्थन नहीं करता और ना ही इसका विरोध करता है, ठीक है। ना इसका समर्थन करता है और ना इसका विरोध करता है, बल्कि ये एक सामंजस्य की स्थिति बनाकर चलता है। आप समझ रहे हैं? मतलब जैसे इसके संबंधित भारत का आरोप क्या लगे हैं कि भारत किसी एक विशिष्ट व्यापार को, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फील्डों में भारत सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। जैसे व्यापार अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे व्यापार में, या व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं तो भारत सरकार की तरफ से आपको मदद मिलेगी। तो एक कहा जाता है कि नहीं, भारत समाजवादी विचार को नहीं मान रहा है, भारत जो पूंजी है उसको समाज में बांटने के बजाय वो किसी एक वर्ग को या किसी एक क्षेत्र में बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, भारत का समाजवाद ये है, उस सामंजस्य की स्थिति बना के चलेगा। देखिए क्या, अगर किसी भी आज का आपको सोचना है तो वो ठीक है, लेकिन आप बहुत दूरदर्शी देख रहे हैं, अगर बहुत दूरदर्शी सोच रहे हैं, तो आपको अगर भविष्य तक का देख कर चलना है तो हर फील्ड में बढ़ावा देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए आप इमेजिन कीजिए, भारत बिजनेस के फील्ड में प्रमोट कर रही है भारत की गवर्नमेंट, ठीक है, और धीरे धीरे समझिए कोई इंडिया की कंपनी है वो बढ़ रही है, अगर ज़्यादा उसकी मार्केट में जो कैपिटल है वो बढ़ रही है, तो उससे बेनिफिट किसको होगा? इंडियन गवर्नमेंट को ही ना होगा, इंडिया को ही होगा। किसका विकास माना जाएगा? इंडिया का ही विकास माना जाएगा। वो मान लीजिए कल को बढ़ के बाकी अन्य देशों में भी अपना ब्रांच खोल रही है, अन्य देशों में भी व्यापार कर रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे भी बेनिफिट किसको मिलेगा? इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। तो भारत इस दूरदर्शिता के साथ चल रही है। सोचिए इतने जो 2000 संशोधन हुए कहे जाते हैं संविधान में, इतने बहस हुए हैं, तो ऐसे ही नहीं पॉइंट्स को डाला गया है, समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा दूरदर्शी सोच रखा गया, इसीलिए सामंजस्य की स्थिति बना करके कि कल को कोई समस्या नहीं हो, ऐसा चला गया है, ठीक है। तो और क्या इसमें छूट रहा है, देख लेते हैं हम कि क्या क्या इसमें हमारे छूट रहा है।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी। हाँ, तो देखिए इसमें और क्या क्या पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स और छूट रहे थे हमारे। एक इसमें है जीवन दर की असमानता को कम करना, और एक पॉइंट हमारा छूट रहा है मजदूर वर्ग के पक्ष में कार्य करना। ठीक है, तो जीवन दर की असमानता को देखिए आप 1950 के दशक के भारत की एक बार इमेजिन कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि उस समय कितना समाज का भयंकर स्थिति चल रहा था। कोई रोग से पीड़ित हो रहा है, कोई 15 की उम्र में मर जा रहा है, कोई 50 की उम्र में मर जा रहा है, कोई 40 में मर रहा है। मतलब कोई एज का उस समय कॉन्क्रीट एक सिस्टमेटिक नहीं था। उसका कारण क्या है? केवल यही कारण है कि लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, लोगों को रोजगार के साधन नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनके घर में भुखमरी हुई है, बढ़िया इलाज की व्यवस्था नहीं थी। तो इन सबको भारत गवर्नमेंट जो है वो बढ़ाना चाहती थी और इस जीवन और मृत्यु दर की जो असमानता है उसको कम करना चाहती थी, और मजदूर वर्ग, वंचित वर्ग, इन सबों के पक्ष में कार्य करना चाहती थी। तो ये है भारतीय समाजवाद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पर चल के हमारा समाजवाद जो है इसका बेसिक लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, तो समाजवाद बेसिकली हमारा क्लियर होगा कि क्या है समाजवाद, क्या उसके प्रकार है, और क्या है भारतीय समाजवाद के अपने इसमें पक्ष। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं समाजवाद से हम, और अपने अगले उद्देश्य पे आते हैं, या फिर अगले स्वरूप पे आते हैं। क्या स्वरूप? तो अगला पॉइंट है हमारा पंथ निरपेक्ष। तो आइए समझते हैं क्या होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से आशय है कि राज्य या देश जो है वो किसी स्पेसिफिक पंथ से या स्पेसिफिक धर्म या रिलीजियस एक रिलीजन से तटस्थता रखे। तटस्थता का अर्थ क्या है? कि उससे तटस्थ होकर के रहे। तो इसके आयामों को समझते हैं हम कि पंथ निरपेक्ष में क्या क्या आयाम हैं। तो पंथ निरपेक्ष में देखिए ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कोई भी देश जो आप देखेंगे उसका, एक होता है नास्तिक शासन, एक होता है धर्मतंत्र, और एक होता है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो आप स्पेसिफिकली जानते हैं कि हर वर्ड का क्या मीनिंग है और क्या उससे हमको आशय मिलता है। देखिए नास्तिक शासन से है कि जो सार्वजनिक जीवन है समाज का या किसी देश के अंदर रहने वाली जनता का, और उनका जो व्यक्तिगत है, इस पे धर्म की मनाही, मतलब एकदम मनाही है कि नहीं आप हमारे देश में रह रहे हैं तो किसी भी धर्म को नहीं मान सकते। ठीक है, अब आता है धर्मतंत्र। तो ये क्या है? सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन पर जो शासन है वो धर्म के अनुसार है। किसी एक रिलीजन बेस्ड एक कंट्री हो गई तो उसके रिलीजन के अनुसार, रिलीजन में ही उसके विधि लॉ सब दिए हुए हैं, तो उसके अनुसार वो चलेंगे। उनका चाहे सार्वजनिक जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन हो, उससे उस तंत्र को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो अब आता है अपना पंथ निरपेक्ष, जिसमें हमारा भारत है जो पंथ निरपेक्ष के गुणों को लिया हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सार्वजनिक जीवन है यहाँ पर, और व्यक्तिगत जीवन है यहाँ पर। तो सार्वजनिक जीवन में धर्म की मनाही है कि आप सार्वजनिक जो है समाज पे बाहर निकल करके किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन पे आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप किस धर्म को मानते हैं। आप मानिए, उससे गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया
पंथ निरपेक्ष। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि पंथ निरपेक्ष अर्थात किसी भी पंथ से, उस राज्य का कोई राजकीय पंथ नहीं होगा, वह जो है पंथ से तटस्थता रखेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट सबके व्यक्तिगत जीवन पे जो अलग अलग धर्म का पालन कर रहे हैं, उनके रीति रिवाजों को मान रहे हैं, उसको कोई गवर्नमेंट नुकसान पहुंचाए या उनके हितों को ध्यान में न रखे। गवर्नमेंट सभी के हितों को ध्यान में रखेगी, सामंजस्य बनाकर चलेगी और उनकी सुरक्षा भी करेगी। लेकिन व्यक्तिगत जो एक भारत गणराज्य का कोई पंथ स्पेसिफिक नहीं है। तो ये हो गया आपका पंथ निरपेक्ष। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो इससे सिमिलर है। कई लोगों में इनको लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है। तो आइए देखते हैं, अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा टॉपिक क्या है? धर्म निरपेक्षता। तो हम देखते हैं कि धर्म निरपेक्षता क्या है। देखिए, धर्म निरपेक्षता से आपका सीधा मतलब है कि गवर्नमेंट का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होगा, अर्थात गवर्नमेंट धर्म से तटस्थता रखेगी। तो इसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो कोई भी रिलीजन हो गया, आप ऐसे समझिए, कोई भी रिलीजन हो गया, उसके अपने गॉड होते हैं, उसकी अपनी धार्मिक पद्धति होती है, उसके अपने रीति रिवाज होते हैं। तो गवर्नमेंट जो है इस स्पेसिफिक चीजों को लेके कोई भी नहीं चलेगी, वो इन सभी से तटस्थ होगी। तटस्थ होगी मतलब तटस्थ को आप एक तरह से देख सकते हैं न्यूट्रल के रूप में, इन सभी से न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया धर्म निरपेक्षता। अब देखिए, धर्म से अगर आप प्राचीन समय के जाएंगे या ग्रंथों के अनुसार देखेंगे तो ये धर्म दूसरा वाला धर्म हो जाएगा, इसलिए उस पर प्रश्न मत दिए, उसको भी हम समझा देते हैं आपको। तो देखिए, धर्म, इस धर्म का क्या मतलब है? दूसरा धर्म से इस धर्म का आशय है कर्तव्य, अर्थात आपका जो कर्तव्य है वो। तो अगर इस सेंस को जोड़ेंगे तो ये तो सीधे हो जाएगा कर्तव्य से निष्पक्ष होना, मतलब तटस्थ होना। तो वो तो हो जाएगा जैसे हमारा कर्तव्य, हम अगर शिक्षक हैं तो हमारा कर्तव्य है पढ़ाना, तो हम उससे तटस्थ नहीं हो सकते हैं, उससे तटस्थ होना सही भी नहीं है। जैसे गवर्नमेंट का ये वाला कर्तव्य क्या है कि सभी को प्रोटेक्ट करना, समाज में शांति बनाए रहना, समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना, सभी धर्म वालों को भेदभाव न करना और सब पे बराबर ध्यान देना, उससे गवर्नमेंट तटस्थ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका एक नॉर्मल बस ये थी जानकारी के लिए कि आपको बता दें कि धर्म का एक दूसरा मतलब भी है। तो देखिए, मेन यहाँ गवर्नमेंट रिलीजन ले सकती थी कि रिलीजन से गवर्नमेंट की तटस्थता होगी, लेकिन इसलिए नहीं लिया क्योंकि भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने पॉपुलर शब्द धर्म, जो ट्रेंडिंग तरीके से कह लिए, जो पॉपुलर जो आम जनता को समझ में आता है, तो वो चल रहा था, इसीलिए इसका ले लिया धर्म निरपेक्षता और ये धर्म शब्द ले लिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि रिलीजन से तटस्थता है, गवर्नमेंट किसी भी स्पेसिफिक धर्म के रीति रिवाजों, उनके देवताओं, उसको पर्सनली प्रमोट नहीं करेगी। ठीक है, उस सबको सामंजस्य की स्थिति बना करके चलेगी। तो अब आपका पंथ निरपेक्षता हो गया, धर्म निरपेक्षता हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला आएगा 5वें नंबर पे लोकतंत्र, जो इसका लोकतांत्रिक है संविधान में वर्णन, लेकिन हम ये बेस शब्द लेते हैं लोकतंत्र। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र शब्द से क्या आशय है कि जो लोक अर्थात जनता, तंत्र अर्थात जनता का तंत्र, मतलब उसकी समाज, उसकी व्यवस्था। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि जो शासन का प्रमुख होगा, शासन का प्रमुख से आप क्या समझते हैं? शासन का प्रमुख अर्थात जो शासन प्रशासन को मेनली देखता होगा। ठीक है,
तो हमारे देश में जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो शासन के प्रमुख हैं, ठीक है, और राज्य के प्रमुख कौन हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, जो कॉन्सेप्ट आगे आएगा। तो लोकतंत्र में आप क्या देखेंगे कि शासन का प्रमुख ये वंशानुगत ना हो करके चुनाव द्वारा आएगा। समझ रहे हैं कि वंशानुगत नहीं होगा, ये फिक्स पद्धति के द्वारा जो आम चुनाव होंगे उनके द्वारा सेलेक्ट होकर के आएगा और फिर वो जनता पे अपना प्रशासन करेगा और शासन का प्रमुख का बागडोर संभालेगा। तो अब लोकतंत्र में भी इसका अलग अलग पर्सपेक्टिव और भी है कि मतलब किस टाइप का लोकतंत्र भारत अपनाया है, क्या है। तो लोकतंत्र जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आपके अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और दूसरा संसदीय लोकतंत्र। तो हमारा भारत जो है, आप ध्यान से देखिए, हमारा भारत जो है वो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को नहीं अपनाया है, हमारे भारत के द्वारा संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया है, जिसमें संसद से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था आपकी है वो संसदीय लोकतंत्र की है, जिसमें शासन के प्रमुख और राज्य के प्रमुख अलग अलग होते हैं। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या है कि इसका ये सीन है कि इसमें सर्वे सर्वा जो है वो एक ही होता है। जैसे आप रसिया को ले लीजिए, रसिया का देखिए एक ही है जो है वही सब संभालते हैं। आप यूएसए को ले लीजिए, वहाँ अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। उसके बाद आप फ्रांस को ले लीजिए, फ्रांस में भी है। तो और यहाँ आपकी इंडिया और ब्रिटेन जो है वो संसदीय लोकतंत्र को अपनाती है। संसदीय लोकतंत्र में आपका शासन का प्रमुख और राज्य का प्रमुख अलग अलग हो गया, ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब क्या है कि एक ऐसे ही ओरली जान लेते हैं कि इसकी बहुत आलोचनाएं भी हैं संसदीय लोकतंत्र की। जैसे क्या है, आप देखेंगे जब 90s के दौर पे, तो उस समय काफ़ी भारत में अस्थिरता चल रही थी, समझ रहे हैं। उस अस्थिरता के दौर में ये कहा जाता था लोगों के द्वारा, अब ये लोग कौन हैं वो पता नहीं चल पाता और कब आज तक नहीं पता चल सका है, ठीक है। तो उनके द्वारा कहा जाता था कि भारत को संसदीय लोकतंत्र छोड़ करके अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे भारत में सामंजस्य और समानता की स्थिति नहीं बन पा रही है। तो क्यों कहा जाता था, तो उसका एक कारण था कि उस समय अस्थिरता का दौर चल रहा था। गठबंधन की सरकार, पहली बार हमने गठबंधन की सरकार को फेस किया था और इतनी ज़्यादा अस्थिरता का माहौल था कि किसी भी एक प्रॉपर फील्ड पे प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा था और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बनी नहीं, गिर गई, इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है, बहुत रेगुलरिटी की और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसलिए कहा जाता था। लेकिन देखिए क्या है कि उसका भी हमारे देश के द्वारा खंडन किया गया उस मत का भी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, तो उसका क्या कारण है कि देखिए हमारे देश जो है वह बहुत ही विस्तृत है, पहला चीज। दूसरा चीज, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, अलग अलग लोकेशन पे, सबकी अलग अलग अपना आयाम है। उन सबको सामंजस्य करने के लिए जितना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिटेबल ये संसदीय लोकतंत्र हो सकता है, उतना ज़्यादा बेनिफिटेबल ये अध्यक्षात्मक लोकतंत्र नहीं साबित हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि डाइवर्सिटी हमारे यहाँ बहुत है ना, और संसदीय लोकतंत्र, लेकिन बाद में फिर उन जो विचारधारा रखते थे कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की ओर हो जाना चाहिए, उनका भी मत बदल गया। क्यों बदल गया, धीरे धीरे अनुभव बढ़ा, कालक्रम बढ़ा, हमें आइडिया हुआ कि हाँ कैसे संचालित होगी गवर्नमेंट, कैसे चलेगी, क्या करना रहेगा, कैसे रहेगा। अब धीरे धीरे जब हम आए, आगे बढ़े, 98, 97 बड़े 2000 के आसपास आए, तो हमें लगभग एक्सपीरियंस हो चुका था और हमारी स्थिति स्टेबल हो चुकी थी, सब कुछ हमने मेंटेन कर लिया था और धीरे से एक स्टेबल कंडीशन में हम आ गए थे। तो वही अप्रोच का फर्क है। हमें देखिए जो भी संसदीय लोकतंत्र में, अब देखिए कुछ खामियां, कुछ अच्छी चीजें,
वो दोनों में हो सकती है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का क्या सीन है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जो है उसमें अगर हम कर दें, इसको सिस्टम में ला दें, तो वो हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी, बहुत ज़्यादा प्राचीन विचारधारा का आ जाए और सारी पावर उसके पास अगर आ गई, क्योंकि अधिकतर लोकतंत्र में वही ना होगा भाई, एक ही सर्वा सर्वा रहेगा, उसके पास आ गई तो वो अपने मन का करने लगा, किसी के साथ नाइंसाफी करने लगा या फिर किसी धर्म को चलने लगा, किसी एक स्पेसिफिक धर्म को बढ़ाने लगा। आप कुछ कर तो पाएंगे नहीं उसमें, भले से स्टेबिलिटी हो। अब संसदीय लोकतंत्र है तो सारे शक्ति का पृथक्करण है, सब कुछ अलग अलग बटा हुआ है कि हाँ इनका ये काम, इनका ये काम है। अगर ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो ये उनको रोकेगा, और ये करते हैं तो ये रोकेगा। तो सबका एक सिस्टम बना हुआ है जो सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हमारे संसदीय लोकतंत्र में कुछ कमियां हैं वो हमें दिख रही है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं ना कि उसमें पॉजिटिव अप्रोच रखें, उसमें कैसे सुधार करें इस चीज़ का हम ध्यान रखें, जागरूकता बढ़ाएं। अब जनता सजग होगी तो फिर गवर्नमेंट अपने आप सजग हो जाएगी, ठीक है। जनता थोड़ा सा दिखाएगी अपना शक्ति तो गवर्नमेंट फिर खुद ही मेंटेन होकर चलने लगेगी। तो यही है कि कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, उनको दूर करके क्यों ना पॉजिटिव अप्रोच रख के जिस सिस्टम में हम हैं उसी सिस्टम को कंटिन्यू रखें, उसी में आगे बढ़े। तो ये था हमारा लोकतंत्र का डेफिनेशन। अब देखते हैं अगला टॉपिक कि क्या है गणतंत्र। देखिए बहुत सिमिलर वर्ड है, जैसे आप पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष देखे ना, बस वैसे ही सिमिलर ये दोनों भी हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है बस ये। तो अब देखते हैं गणतंत्र क्या होता है, ठीक है। संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें से गणतांत्रिक है कि ये लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक, इस प्रकार से इसका वर्णन है मिलेगा आपको। तो गणतांत्रिक अर्थात गणतंत्र, दो शब्द इसमें स्पेसिफिक हो गए। इसका आशय है कि जो राज्य का प्रमुख होगा वो जनता द्वारा या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, ठीक है। इसका ये है, गणतंत्र में जो राज्य का प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि वह प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुन करके जनता से ही आएगा, ठीक है। तो ये गणतंत्र का पॉइंट हो गया। तो इसमें क्या है कि आप समझ ही रहे होंगे कि चुन करके आ रहा है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन आप जानते हैं, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन ही हुआ है। तो आप जानते होंगे कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं उनका चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसका बस यही आशा है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर और राज्य के प्रमुख आएंगे। तो राज्य के प्रमुख और शासन के प्रमुख में आप क्या बेसिकली अंतर देखते हैं। देखिए, शासन का प्रमुख अर्थात शासन संबंधित जितने भी मामले हैं, शासन संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको देखना शासन प्रमुख के अंडर में है। आप देखते हैं कि हमारे भारत में जो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं वो शासन के प्रमुख हैं और जो प्रेसिडेंट जी हैं वो राज्य के प्रमुख हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे किसी भी देश के साथ कोई समझौता हो या किसी भी देश के साथ कोई कुछ भी कोलैबोरेशन के साथ काम करना हो, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट जिस नाम पे होगा वो होगा राज्य के प्रमुख के नाम, ठीक है। तो ये बेसिकली इन दोनों में अंतर होता है कि काम सारा शासन के प्रमुख का रहेगा, सारे डिपार्टमेंट को देखना, वो सब अंडर कंट्रोल रहेगा, और शासन के प्रमुख जो है वो राज्य के प्रमुख को रिपोर्ट करेगा। तो ये है गणतंत्र और लोकतंत्र का सीन, ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बाकी पढ़ लिया, लोकतंत्र पढ़ लिया, गणतंत्र पढ़ लिया, पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष सब पढ़ा। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं, पहले हम स्वरूप देख रहे थे, तो अब हम देखते हैं शासन शक्ति के आदर्श या उद्देश्य, जो भी इसको आप कह लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए सबसे पहला शासन शक्ति का आएगा आदर्श में न्याय,
समानता, और उसके बाद क्या आ जाएगा, न्याय हो गया, समानता हो गया, उसके बाद आएगा व्यक्ति की गरिमा, और यार यहाँ पे एक टॉपिक छूट रहा है, ये है स्वतंत्रता। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा, इन सब पॉइंट को हम देखेंगे। तो न्याय, तो देखिए क्या है न्याय का, कि न्याय में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, मतलब एक तरह से ये न्याय की यहाँ पर वर्णन हुआ है कि राजनीतिक न्याय सभी को प्राप्त हो, आर्थिक न्याय प्राप्त हो, सामाजिक न्याय प्राप्त हो, कोई भी अन्याय ना हो। तो इसके लिए आपके सुप्रीम कोर्ट का गठन जो हुआ है, हर स्टेट का हाई कोर्ट का जो गठन होता है, जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होते हैं, तो उसमें आगे हम सबको डीप में एक एक प्रावधानों को जो भी हैं इसमें नियम अधिनियम उन सभी को पढ़ेंगे। अभी बस हम बेसिक देख रहे हैं कि इसमें क्या मेन कीवर्ड है, क्या पॉइंट है जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। अब स्वतंत्रता में है तो स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार की है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्रता होना चाहिए, सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें भी ये सब टॉपिक है। ठीक है, स्वतंत्रता में और क्या क्या आ जाएगा, आपका विचार आ जाएगा, अभिव्यक्ति आ जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कुछ विचार रख सकें, अभिव्यक्ति कर सकें, और भी इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे समानता, तो इसमें भी वही पॉइंट आ जाएंगे कि समाज को समानता मिलनी चाहिए, कि आर्थिक रूप से समानता मिलनी चाहिए, राजनीतिक रूप से समानता मिलनी चाहिए, कोई भी नौकरी हो गई गवर्नमेंट, उसमें सबको समानता मिलनी चाहिए, या जाएगा फिर समानता में। और व्यक्ति की गरिमा, कि किसी व्यक्ति की गरिमा मतलब उस स्टेट में रहने वाले लोगों की जो गरिमा होती है उसका भी गवर्नमेंट खास तौर से ख्याल रखेगी। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के भविष्य के बारे में गवर्नमेंट सोच करके आगे चलेगी। तो यही था शासन शक्ति के आदर्श में आपका न्याय, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा, यही मुख्य शब्द हैं, इनके बारे में हमें जानकारी रहनी चाहिए। हाँ, तो अब इसमें लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक दो पॉइंट जो है और छूटे हुए हैं जो हमको शॉर्ट्स में थोड़ा सा जानना बचा है। तो जैसे इसमें है एकता और अखंडता, ये बचा है, और क्या बचा है, बंधुत्व। इसको समझ लें और तो हमारा ये फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एकता और अखंडता क्या है। एकता, देखिए एकता से आशा ये जो है, ये एक मनोवैज्ञानिक शब्द है जो एक मनोवैज्ञानिक धारणा प्रदान करता है। क्या, जैसे हम भारतवासी, हम भारत के लोग हैं, तो हमें आपस में जो होना चाहिए, इसमें अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग रीति रिवाज को फॉलो करने वाले लोग हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं। इन सब में एक एकता अर्थात एक संबंध होना चाहिए कि हाँ हम एक हैं। अगर हम में से किसी के साथ कोई परेशानी आती है, किसी भी समस्या का हमको सामना करना होता है, तो हम एकजुट होकर उस समस्या को सॉल्व करेंगे और उसका निपटारा करेंगे। ठीक है, तो एकता से इसमें इस शब्द को डालने से यही उनका दूरदर्शिता है, यही दूरदर्शिता हमें देखने को मिलता है कि भारतवासी, जो भारत की जनता है, इन सभी में एकता की भावना हो। कल को किसी भी समस्या से भारत को लड़ना हो, उसमें सब एक होकर के उसका सामना करें। जैसे आप इसका उदाहरण देख लीजिए कोरोना टाइम का। तो कोरोना के समय में भारत में इतनी समस्या थी, इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी थी, अलग अलग हर दिशा में लोग, किसी का बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, कोई मर रहा है, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति थी, लेकिन हमारे भारतवासी एकजुट होकर उस समस्या को खुद से झेले और फिर धीरे धीरे इसका सॉल्यूशन निकाले और आगे बढ़ कर के एकता दिखाई।
तो ये हो गया आपका एकता। और इसके बाद अखंडता की बात करें, अखंडता जो है ये इसको भौगोलिक परिदृश्य से देखा जा सकता है। किससे? भौगोलिक परिदृश्य से। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि भारत का जो क्षेत्र है, भूखंड है, वह उससे अलग नहीं होना चाहिए। जो लिमिटेड क्षेत्र भारत का है कि हाँ ये क्षेत्र भारत है, तो इससे कोई भी हिस्सा इसका नहीं अलग निकलना चाहिए, किसी क्षेत्र का टुकड़ा अलग नहीं होना चाहिए। तो इसको मेंटेन करना ही अखंडता मेंटेन करना है। तो बेसिकली अपना अखंडता में यही था। अब इसके बाद बचा बंधुत्व। तो बंधुत्व शब्द के बारे में जान लेते हैं कि उस शब्द से क्या असर है। अब बंधुत्व शब्द है, तो बंधुत्व शब्द से हमारा आशय है कि भारत की जो जनता है आपस में बंधुत्व की भावना अर्थात भाई भाई का संबंध रखे। ठीक है, जैसे कि हम आप हैं ये एक छोटे मतलब समाज के स्तर से ही संकल्पना ली गई है कि छोटी से छोटी जो कड़ी है भारत की, एक गांव का ही एक स्पेसिफिक छोटा क्षेत्र, तो वहां से लेकर के ऊंचाई तक सब में बंधुत्व की भावना हो, भाई भाई की भावना हो। तो ये हो गए जो संविधान में कीवर्ड्स हमारे लिए गए हैं, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल एक एक टॉपिक पे हमने देखा, एक एक शब्द को हमने देखा कि उस शब्द से संबंधित अगर कोई विवाद है तो वो क्या है, और उस शब्द से संबंधित अगर कोई टिप्पणी है तो वो क्या है। तो अब उसके आगे हमें देखना है कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उससे संबंधित क्या टिप्पणी की गई है, जो किन्हीं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा की गई हो या फिर किन्हीं भी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जो भारत के संविधान पे प्रस्तावना पे टिप्पणी की गई हो। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के संविधान का क्या महत्व है, उसका महत्व क्या क्या है। हमारे भारत के जो कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुए हैं उन्होंने उसके बारे में क्या कहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रस्तावना से संबंधित क्या विवाद है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या विवाद गए हैं कि प्रस्तावना संशोधनीय है कि नहीं, उसको देखेंगे। तो इसमें हमें यही देखना है कि आखिर क्या क्या प्रश्न उठे, कैसे प्रश्न उठे, क्या है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, और आखिर किया जा सकता है तो कौन करेगा, संशोधन किस प्रकार से होगा। और मान लीजिए कि संशोधन होता है, ठीक है, तो किस किस चीज़ों में संशोधन होगा और किस किस चीज़ों में संशोधन नहीं होगा। ठीक है, और इस चीज़ को देखेंगे। तो बाकी जब पॉइंट आएगा तब एक्स्ट्रा इस पर बात करते हैं। अभी फिलहाल अपना पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या उसके टिप्पणी हैं, क्या क्या उस पर टिप्पणी की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे। तो देखिए इस पे जो पहला आपको टिप्पणी मिलेगा वो मिलेगा टीथलेस टाइगर। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तुलना टीथलेस टाइगर से की जाती है। तो क्या लॉजिक है, किसके आधार पर की जाती है इसकी तुलना, तो उसमें यह है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक बाध्यकारी आदेश तो है नहीं। ठीक है, वो एक दिशा निर्देश है एक तरह से कि ऐसे ऐसे संविधान को होना चाहिए। तो इसमें कथन है कि जब ऐसा बाध्यकारी आदेश नहीं है या दिशा निर्देश है तो क्या गारंटी है कि जो संविधान में लिखा रहेगा वो लागू होगा। जो तत्व इसमें शामिल हैं वो हमारे संविधान में उभर करके आएंगे। तो इसको लेकर के इसको तुलना जो है की जाती है टीथलेस टाइगर की। अब एक और इसमें तुलना है कि जो प्रस्तावना में वर्णित है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, उसमें तो ये की जाती है इसकी टिप्पणी कि इन शब्दों का स्पष्ट जो है अर्थ वर्णित नहीं है,
ये किस आधार पर की जाती है कि ये जो शब्द हैं कुछ इनमें अलग अलग किसी कुछ सिमिलर वर्ड हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका डिटेल में हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिला हुआ है, तो कौन इनका वर्णन करेगा और कौन इनको डिटेल में बताएगा कि इनका वास्तविक में अर्थ क्या है। जैसे आपको हम समाजवादी जब पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि समाजवाद जो दो प्रकार के होते हैं, भारतीय समाजवाद उनसे अलग है। तो इसी से रिलेटेड कुछ केस हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ था समाजवाद से संबंधित कि भारतीय समाजवाद में ये है, तो भारतीय समाजवाद जो है वो पूंजीवाद का सपोर्ट कर रही है, पूंजीवाद का सपोर्ट कर रही है। तो कैसे समाजवाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ समाजवादी की भावना वो कहाँ लागू हो रही है कि जब पूंजीवादी का सपोर्ट कर रहा है। तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बताया कि भारतीय समाजवाद की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं, बल्कि ये है कि जनता के हित में काम करना है और सभी को देख के एक सामंजस्य की स्थिति बना करके इंडिया चलेगा। तो इस तरह की टिप्पणियां हैं। और इसके बाद एक और इसमें टिप्पणी आती है कि जो प्रस्तावना है प्रस्तावना की संकल्पना जो है वो अमेरिका से ली गई है और इसके जो शब्द हैं, जो इसकी आकृति है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़ते हुए हमको जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं जिन्होंने संविधान संबंधित टिप्पणियां की हैं तो उसके बारे में देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम के.एम. मुंशी। इनका पूरा नाम कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी था। तो इन्होंने क्या प्रस्तावना का उद्देश्य बताते हुए कहा, इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना जो है भारत की राजनीतिक जन्म पत्री है। तो देखिए कई बार परीक्षाओं में भी इससे संबंधित सवाल आ जाते हैं कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की, वह प्रस्तावना भारत के संविधान की राजनीतिक जनपत्री है, तो उसके बारे में 200 शब्द लिखने के लिए आता है। तो इसका देखिए, इसको कहने के पीछे मेन लॉजिक क्या है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति की जो जन्मपत्री है उसमें उसका अध्ययन करने के बाद उसकी पूरी आयामों की जानकारी मिल जाती है कि उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है और किस प्रकार से उसका भविष्य रहेगा, किन उद्देश्य पर आधारित रहेगा। तो उसी तरह से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह भी एक राजनीतिक जनपत्री है जो इन सभी चीज़ों को विस्तृत रूप से अपने अंदर समेटे हुए है और वर्णन कर देती है कि भविष्य में किन आधारों पर आगे जो विधि बनेगी, कानून बनेगी जो जनता पर शासन करने के लिए, वो किन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनेगी और आगे कैसे कैसे भारत के शासकों को या प्रधानमंत्री जी को भारत के सभी क्षेत्रों के लोगों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। तो ये हो गया के.एम. मुंशी। अब दूसरे नंबर पे आता है न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर जी की, जो प्रस्तावना पर महत्व बताया गया है। तो इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भले ही शासन शक्ति की शक्ति निहित नहीं है, उसमें एक बाध्यकारी आदेश के रूप में उसे नहीं बनाया गया है, किंतु वह जो है वर्तमान समय में जो हमारे राजनीतिक हैं, जो शासन व्यवस्था चला रहे हैं, जो शासन व्यवस्था की देखरेख कर रहे हैं, उनको प्रस्तावना से यह आइडिया हो जाए कि किस आइडियोलॉजी के तहत, किस दूरदर्शिता के तहत क्या क्या सोच करके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है और उन चीज़ों को ध्यान में रख कर करके वे विधि बनाएं और आगे जा कर के जो सामान्य लोगों को, जो भारत के आम नागरिकों को हर चीज़ में सहूलियत हो, उसको ध्यान में रखें इस प्रस्तावना के तहत। अब इसमें अगली पर्सनालिटी आती है ठाकुर दास भार्गव।
तो इनके द्वारा कहा गया है कि भारतीय जो प्रस्तावना है वह संविधान की आत्मा है। तो जिस प्रकार बिना आत्मा के मनुष्य के रहने की बारे में सोचना असंभव है, उसी प्रकार बिना प्रस्तावना के संविधान जो है असंभव है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में वो बेसिक फंडामेंटल्स दिए गए हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, वो बेसिक लॉजिक दिए गए हैं जिनके अनुसार संविधान को उसको ध्यान में रख करके बनाया जाए। इसीलिए इसमें सारे मूल तत्व समाहित है। इसीलिए इन्होंने इसके इम्पोर्टेंस को बताते हुए हमारे आत्मा से इसका कंपैरिजन किया कि हमारे आत्मा के बराबर यह महत्व रखता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब उसके बाद अगली आती है चौथे हमारे व्यक्तित्व नानी पालखी वाला। इन्होंने भी हमारे भारतीय संविधान का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। एक जैसे हम कॉलेज जाते हैं ना, तो वहाँ हमें परिचय पत्र मिलता है जो कि हमारा इंट्रोडक्शन देता है कि हम उसमें हमारा कुछ डिटेल्स रहते हैं कि हमारे फादर का नाम क्या है, हमारा नाम क्या है, हम किस क्लास में पढ़ते हैं। तो उसी हिसाब से इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान से एक परिचय पत्र के रूप में कनेक्ट किया है, उससे कंपेयर किया है कि जिस प्रकार परिचय पत्र एक व्यक्ति के समग्र डिटेल दे देता है, ठीक उसी प्रकार भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो परिचय पत्र की भांति कार्य करती है और संविधान की संपूर्ण परिचय एक छोटे से शब्द के अंदर, एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर समाहित किए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं कहाँ पे? प्रस्तावना संबंधित मुद्दे। तो देखिए क्या है कि इससे संबंधित कुछ मुद्दे कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कहाँ से जाएंगे? सवाल तो उठता है ना भाई कि कौन अगर प्रस्तावना संबंधित या संविधान संबंधित कोई भी सवाल उठता है या कोई भी मुद्दा गंभीर हो जाता है, गंभीर स्थिति ले लेता है, तो उसका जवाब कौन देगा? तो उसके लिए हमें चार्ट समझते हैं। जैसा कि आपको आगे पॉलिटी की क्लासों में भी हमारे प्रियांशु सर ने बताया होगा और आगे आप उसको और डीप में सेक्शन वाइज पढ़ने वाले होंगे, लेकिन एक बेसिक हम ले लेते हैं कि क्या रहेगा। तो हमारा टॉपिक क्या है? प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे। ठीक है, तो एक टॉपिक एक हम चार्ट से समझते हैं। ये हो गई विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये आपके शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि विधायिका जो है वो नियम, विधि, कानून और जो भी कह लीजिए उसका निर्माण करती है। आफ्टर दैट कार्यपालिका क्या करती है? इन नियमों, कानूनों और प्रावधानों को लागू करती है। और अगर इनमें कोई समस्या है आपस में, या कोई विवाद है, या अन्य किसी आम जन को, नागरिक को कोई अधिकार संबंधित नागरिक का इनसे विवाद है या कुछ भी है, तो उसका समाधान कौन करेगा? तो समाधान के रूप में न्यायपालिका को लाया गया है। न्यायपालिका क्या करेगी? इन सब में सामंजस्य बिठाए रखेगी और कोई भी अगर विवाद होता है तो उस विवाद का समाधान करेगी। तो न्यायपालिका ऐसे तो करेगी नहीं। न्यायपालिका कब करेगी? जब उसके सामने मुद्दा आएगा। तो मुद्दा आएगा कैसे? तो इस जनरली जो हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मुद्दा इसके सामने आता है तो वो आता है जनहित याचिका के द्वारा। ठीक है, वो आता है जनहित याचिका के द्वारा। तो अब हम देखते हैं क्या क्या मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑर्डर रिलीज किया और कैसे सामंजस्य बिठाया।
तो सबसे पहले तो आता है कि पहला मुद्दा इसमें कि यह अंग प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है या नहीं है। और दूसरा मुद्दा जो आता है संशोधनीय है या नहीं है। तो इन दोनों को हम एक में मर्ज करके पढ़ते हैं। देखिए, तो इसमें जो बेसिकली ये है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हम संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो संविधान संशोधन का जो आपका प्रावधान है वह आर्टिकल जहाँ तक 368 में वर्णित है। इसके भी अलग अलग प्रावधान है जो आप लोग आगे पढ़ेंगे। ये बस बेसिक आइडिया के लिए कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है, वो भी विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट केस के बारे में तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेरुवाड़ी विवाद। ये जो है 1960 के आसपास हुआ था। तो बेरुवाड़ी विवाद में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मना कर दिया था कि प्रस्तावना जो है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसको अंग से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। उसके फिर कुछ समय पश्चात आपका बहुत ही महत्वपूर्ण केस हुआ जो भारत के संविधान के इतिहास में बहुत ही अमिट छवि लेकर के है, जो बहुत सारे संशोधन जिसके द्वारा किए गए हैं। केशवानंद भारतीय केस। इस केस का जो टाइम पीरियड है वो 1973 है। तो इस केस का जो टाइम पीरियड है वो 1973 है। तो केशवानंद भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णायक निर्णय दे दिया और इसमें कहा क्या कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। और संशोधन से संबंधित सीधा सीधा प्रावधान दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, वह संशोधनीय है, किंतु उसमें एक किंतु है। वो क्या है कि इसका अगर इसमें कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, उस मूल ढांचे में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। और मूल ढांचे को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में इंडियन गवर्नमेंट कार्यपालिका संशोधन कर सकती है, विधायिका संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो अब मूल ढांचा क्या है भाई? मूल ढांचा ये भी सीखता है। मूल ढांचा प्रश्न कि मूल ढांचा है क्या? तो मूल ढांचा जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है इसका इंग्लिश में, और इसका कोई सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट वर्णन आज तक नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जब जब जरूरत पड़ेगी उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि मूल ढांचा क्या है। तो देखिए, संविधान में बेसिकली यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का केस है। इसी से फाइनल डिसीजन हमको मिल गया था। उसके बाद और भी कुछ केसेस हुए, जैसे कि आपका LIC केस हुआ एक, उसके बाद बीच में एक और कुछ केस हुआ था, SR बोम्मई केस हुआ था, मिनर्वा मिल्स केस हुआ था। तो इन सब में भी कोई स्पेसिफिक निर्णय अलग से नहीं आया है, इसी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे संशोधनीयता से संबंधित फैक्ट। और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप ये अभी जो हम बता रहे हैं नोट कर लीजिए, क्योंकि यही मेनली फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति है
प्रस्तावना की, वो देख लेते हैं, पॉइंट के रूप में उसको नोट कर लेते हैं। तो प्रस्तावना संशोधनीय है, और दूसरा पॉइंट, प्रस्तावना के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और अगला पॉइंट, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है मात्र, और वो भी कब हुआ, 1976 में आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो क्या क्या जोड़ा गया इसमें? इसमें 3 शब्द बेसिकली जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो देखिए क्या है कि मूलतः तो 3 ही शब्द हैं, लेकिन कभी कभी जो आपकी पीसीएस और यूपीएससी जैसी परीक्षाएं हो गई, तो इन परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें इसको 4 के सेंस में दिया जाता है। बाकी जनरली आपको 4 ऑप्शन नहीं मिलेगा 4 का, लेकिन अगर मिलता है तो आप 4 को ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा प्रस्तावना संबंधित सारे मुद्दे पूरे हो गए। अब हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद आगे मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और फिर उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।